गुरुदेव जी को सादर प्रणाम एवं फेसबुक लाइव के इस अद्भुत कार्यक्रम में उपस्थित सभी मित्रों का सादर अभिनंदन। पिछले 2-3 एपिसोड से गुरुदेव जी द्वारा हम लोग को न्यायशील रोजगार व्यवस्था पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ सुलभ कराया जा रहा है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव जी द्वारा आज वणिक और वाणिज्य संपदा पर विस्तृत जानकारी हम लोगों को आज सुलभ कराए जाएंगे। तो गुरुदेव जी को सादर अभिनंदन करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निवेदन करते हैं। धन्यवाद। एक बार पुनः न्याय धर्म सभा के न्याय स्थापना अभियान के अंतर्गत संचालित एफबी लाइव कार्यक्रम के सभी दर्शकों श्रोताओं का पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्याय धर्म सभा द्वारा संचालित न्याय स्थापना अभियान एक लंबे समय से चल रहे हैं। विगत 30 वर्षों से हम लोग किसी न किसी रूप में न्याय स्थापना अभियान का संचालन कर रहे हैं और इस सिलसिले में सामाजिक और राजनैतिक दोनों प्रकार के कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं इस अभियान द्वारा। न्याय स्थापना अभियान आज दुनिया की जरूरत है। न्याय में आर्थिक न्याय ही मूल विषय है और आर्थिक न्याय के बिना किसी भी प्रकार के न्याय का कोई मूल्य नहीं है। हम लोग इस बात को बेहतर समझते हैं और प्रायः पूरा पढ़ा लिखा समाज इस बात से सहमत है। आर्थिक न्याय में न्यायशील रोजगार व्यवस्था बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि आर्थिक न्याय वास्तव में संसाधनों के स्वामित्व पर ही टिकी हुई। आर्थिक न्याय की पूरी व्यवस्था आर्थिक संसाधनों की वितरण और उस पर स्वामित्व के द्वारा ही चरितार्थ हो सकता है, तथा आर्थिक न्याय का कोई दूसरा ग्राउंड नहीं है शाश्वत। संसाधन को ना देकर के आप कोई भी वैकल्पिक रूप से कि आप सोचेंगे कि सबके घर में समोसा पहुंचा देंगे या 2-2 रोटी पहुंचा देंगे, 2-2 कपड़े पहुंचा देंगे, मिड डे मील दे देंगे या नौकरी दे देंगे लोगों को। हर घर में एक नौकरी कोई सरकार ने अभी बीच में घोषित किया था कि हर घर में एक नौकरी की व्यवस्था होगी। सब पागलपन है, ये संभव भी नहीं, उनके बस का भी नहीं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी या हर व्यक्ति को सरकारी नौकर बना दिया जाएगा। और सरकार की नौकरी करने की जरूरत इनफैक्ट नहीं होती। जनता की सेवा के लिए राजकीय पद होते हैं, तो वो भी नौकरी का विषय नहीं है। आप जनसेवा के लिए जाते हैं, किसी राजा या राजकीय पदाधिकारी की नौकरी के लिए नहीं जाते। कोई कहते हैं सरकारी नौकर माने सरकार के नौकर हैं। नहीं, वो नौकरी के लिए नहीं है। राजकीय जो पद हैं वो सब
समान रूप से राजकीय पद हैं, वो चाहे चपरासी से राष्ट्रपति तक का, प्यून टू प्रेसिडेंट, एवरी पोस्ट कंसर्न विद द स्टेट विद द गवर्नमेंट, वो कोई नौकर नहीं। तो नौकरी का प्रॉमिस करना या किसी को अन्य किसी प्रकार से सहायता, चंदा, सब्सिडी देके कि हम सब्सिडी देंगे तो आर्थिक न्याय हो जाएगा, नहीं, सब्सिडी कैन नॉट फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस इज basically 100% it is concerned with the distribution of resources, allocation of resources, or according to the capability of the citizen। कोई एक नागरिक जो है वो किस क्षेत्र में कैपेबल है, कितना सक्षम है, कितना योग्य है, उसकी अपनी योग्यता, पात्रता, क्षमता, कौशल के आधार पर उसको नौकरी नहीं बल्कि एक रिसोर्स चाहिए। नौकरी में वो नौकर होता है, नौकर माने होता है गुलाम, दास। नौकर माने लोग सोचते हैं कि नौकर जनता का भी, अगर कोई नौकर कहे उनको तो ये भी ठीक नहीं है। तो जनता के सेवक और रक्षक होते हैं ना कि नौकर। तो जनता कोई चीज ऐसी नहीं है जो मालिक हो और उसका कोई नौकर। ये द्वैत बुद्धि से उपजा हुआ सब चिंतन है मालिक नौकर आदि का। वास्तव में समाज मानव समाज है और इसमें सभी लोग समान रूप से महत्वपूर्ण है अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी क्षमताओं के अनुरूप। एक शारीरिक दशा का आदमी जितना शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार काम करता है, दूसरा आदमी मानसिक क्षमता में ज़्यादा है तो मानसिक सामर्थ्य के अनुरूप काम करता है, तीसरा आदमी इमोशनली अच्छा है तो सेवा भाव उसके अंदर बहुत है तो लोगों का सेवा और रक्षा कर सकता है। एक आदमी है जो विवेक बड़ा सक्रिय है उसका, तो बड़ा निष्पक्ष न्यायकारी है, उसका नेतृत्व जो है वो बहुत समाज के लिए उपयोगी है। पूरा जन समाज उसके नेतृत्व में ठोकर खाने से बच सकता है, अपने हितों की उसमें रक्षा देखता है, अपने हितों की तृप्ति देखता है। तो कोई अत्यंतिम व्यक्ति तक उसका न्याय वो पहुंचता है, उसका विजन पहुंचता है, उसका दृष्टि, उसकी नज़र वहाँ तक पहुँचती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा समर्थ कोई व्यक्ति हो जो दूर दूर तक किसी भी व्यक्ति को वो उसके हितों से वंचित वो ना करता हो। ये कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे चिंतन वाले भी लोग, ऐसे सामर्थ्य वाले लोग भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एक पात्रता का ये पैरामीटर है, उसके अनुसार सभी को कर्मों, पदों और संपदाओं के स्वामित्व का वितरण होता है। तो इसमें कोई नौकरी या सहायता या चंदा करके किसी की मदद करना या किसी की बेटी का ब्याह करा देना, किसी की गरीबी में हेल्प कर देना, ठंड लगने पर किसी को कंबल दे देना, ये लोगों का आर्थिक न्याय का ये विषय नहीं है। आर्थिक न्याय कहता है कि उसको गरीबी क्यों है, उसको कंबल उसके पास क्यों नहीं है। सवाल ये, यदि वो अपने कर्मों के कारण कंबल नहीं तो ये मदद का विषय नहीं है, क्योंकि उसके कर्म खराब हैं तो उसकी मदद करके आप गलत बात को बढ़ावा दे रहे हैं। कर्महीनता, आकर्मण्यता को बढ़ावा दे रहे हैं तो भी मदद कहीं से औचित्यपूर्ण नहीं है। दूसरी बात,
यदि वो कर्मठ होते हुए भी दरिद्र है तो ये विचार का विषय है कि आप क्यों दरिद्र है। तो इसलिए एक न्यायशील रोजगार व्यवस्था यदि होगी तो कोई भी कर्मठ व्यक्ति दरिद्र नहीं होगा। क्यों? दरिद्रता का मूल कारण वास्तव में अनाजीविका है, बेरोजगारी है, रिसोर्सलेसनेस है, पर्याप्त रिसोर्स का अभाव ही आर्थिक आय को उतनी ही मात्रा में कम कर देता है जितनी मात्रा में रिसोर्स आपके पास कम है। तो रिसोर्स जो है वो रोजगार है, नौकरी रोजगार नहीं है। नौकरी, स्लेवरी, गुलामी, दास्ता, इसका रोजगार से कोई संबंध नहीं है। ये तो मजबूरी का विषय है कि आप किसी को मजबूर कर दिए हैं तो वो नौकरी ढूंढ रहा है। रिसोर्स आप दे दीजिए, इसके बाद नौकरी कोई ढूंढे तो आप बताइए। लेबर चौराहा इसलिए वहां खड़ा हुआ है कि पहले जैसे गुलामों के बाजार लगते थे, आज उसी को लेबर चौराहा आप कहने लग गए हैं। शब्द आपने बदल लिए हैं, परिस्थिति वही है, मनुष्य के सामने संघर्ष वही है, समस्याएं मनुष्य की वही हैं। तो आपके शब्द बदल देने से अर्थ थोड़ी बदल जाते हैं। वहां जो जिस अर्थ में आप किसी जाति से आपने किसी को पिछड़ा हुआ घोषित कर दिया, फिर उसको आपने हरिजन बताया, तो हरिजन कह देने से उसकी वो जाति समस्या कहीं से चली जाएगी। वो तो अब आप हरिजन के नाम से आप उसको इंफीरियर साबित करते रहेंगे। हरिजन शब्द इंफीरियरिटी के लिए मतलब मान्य हो जाएगा। तो ये कोई समाधान नहीं है। तो समाधान एक दूसरी विषय, समस्या को नजरिए बदल बदल के देखना समाधान नहीं होता। कि पहले आप उस शब्द से उस समस्या को संबोधित करते थे, अब आप एक नए शब्द से उस समस्या को संबोधित करेंगे, तो ये समाधान नहीं है। समाधान समस्या के निवारण में है। जैसे कि अंधकार को आप अगर डार्कनेस कहने लग जाओगे तो अंधकार की परिस्थिति, ठोकर लगना थोड़ी बंद हो जाएगा। अंधेरा है तो ठोकर लगेगा, भटकेगा आदमी। तो ये समस्या का अलग अलग नामकरण करते रहना, अलग अलग शब्दों के द्वारा संबोधित करते रहना, कि आप विकलांग को दिव्यांग कहने लग जाओगे तो उसकी समस्या का अंत हो जाएगा। बताइए, सरकारें क्या करती हैं, राजनीति क्या करता है, ये आपको लगातार भ्रम में डालता है। वो आपको सम्मान उसमें देने की कोशिश करेगा कि सम्मान से क्या होगा, उसकी समस्या का आप हल करो। अब मान लीजिए कि आपका कपड़ा फटा है, तो फटे कपड़े को आप सिला हुआ कपड़ा बोलोगे तो इससे क्या होगा? कपड़ा तो फटा ही रहेगा ना। तो फटे कपड़े की सिलाई की व्यवस्था करो। मतलब अगर कोई आदमी किसी समस्या से पीड़ित है, किसी बीमारी से पीड़ित है, किसी रोग से पीड़ित है, किसी विकलांगता से पीड़ित है, किसी अपंगता से पीड़ित है, किसी तकलीफ से पीड़ित है, तो उसका इलाज क्या है, उसका हल क्या है, उसकी उस समस्या का समाधान क्या है? कि शब्दों का परिवर्तन, शब्द परिवर्तन कर देने से उसकी जिंदगी की समस्या का हल नहीं होने वाला है। तो शब्द ठीक है, आप सम्मानजनक ढंग से कुछ भी बोलिए लोगों को, लेकिन इससे उसकी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। एक आदमी गरीब है तो बोले भाई गरीब में जो है, गरीब को गरीब कहने से इसमें अपमान होता है, तो क्या कहें? तो बोले अब जो है हम इसको अमीर बोलेंगे। तो अमीर साहब आइए, तो लोग कहेंगे देखो नाम गुलाब सिंह और महक इसमें ममरी वाली भी नहीं। गांव में कहावत है। तो वो और ज्यादा कहीं उपहासात्मक तो नहीं हो जाए, आप कहीं सम्मान देने के चक्कर में उसके अपमान को बढ़ा तो नहीं रहे।
सम्मान के चक्कर में अल्लाह के बंदे बता दिए, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। भगवान का नाम रख दिए दीनानाथ, दीनों के नाथ। दीन माने दीनहीन, दरिद्र, बेचारे गरीब, उनके नाथ, उनके हाँ? तो भगवान गरीबों का नाथ है, इसका मतलब है कि अमीरों का भगवान नहीं होगा। भगवान अगर दीनानाथ है तो अमीरों को इतना पैसा क्यों दिए दे रहे हैं, इतनी क्षमता क्यों दिए दे रहे हैं, कोई बड़ा आदमी बनता चला जा रहा है। हमको तो लग रहा है भगवान अमीरों के ही नाथ है, नहीं। तो दीनानाथ तो अनाथ का भला मिला संयोग। तो ये दीनानाथ, भगवान दीनानाथ कोई होंगे, भगवान को दीनानाथ ही बता रहे हो। और अमीर जो है बड़े मजे में, हर अमीर के घर में जो है भगवान का कोई मंदिर है, कोई मस्जिद सबसे पहले पहुंचता होगा, हाँ? क्योंकि वो खाली रहता है। गरीब तो अपनी रोटी में परेशान है, वो जरूर खाली, तो 5 जून की नमाज का वो अदा कर दे जाके खाली। हम लोगों के पास देखो मंदिर जाने का एक बार भी टाइम नहीं रहता। अमिताभ बच्चन लोग जब देखो तब खड़े हैं मंदिर में, हर जगह। तो वो लोग खाली हैं। अगर आप जन सामान्य की बात करेंगे तो वो, उसके पास तो टाइम नहीं हो, तो रातों दिन बिजी है, उसके पास बहुत काम है, उसका तो खाना खर्चा जुटाने में ही महाभारत हुई जा रही है उसकी। और ये बड़े लोग हैं तो 100% टाइम खाली है इनका, चाय भी नहीं बनाना है घर जाके, वहां भी नौकर रखे होंगे, तो वो रहते हैं खाली। तो शब्द बदल देने से तो जिंदगी की समस्या का हल नहीं होने वाला है ना। तो वास्तव में आर्थिक न्याय ही आपको करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। आप लोगों को भगवान भरोसे छोड़ने की कहीं कार्य योजना के तहत तो नहीं ऐसे हरिजन और इस तरह के नामकरण दे देते, हाँ? अब लोग जो है वो हरिजन कहलाना भी अपने आप को पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों? उससे ही, अब उस शब्द से ही वो उस अर्थ में लोग समझने लग गए। तो लोग कहेंगे यार ये शब्द बदल देने से हमारी समस्या या हमारी सामाजिक जो उपेक्षा है, हमारी जो सामाजिक हमारे संघर्ष हैं, वो कहां समाप्त हुए जा रहे हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप समाज के साथ दूसरा न्याय। अच्छा, लोग सोचते हैं कि सम्मान नहीं मिल रहा है, कई लोग सोचते हैं कि हमको समाज में मंदिर नहीं जाने दिया जाता, ये हमारी समस्या है। मंदिर जाने की तुम्हारी समस्या नहीं, तुम्हारे पैसे की समस्या है। दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मंदिर तो बहाना है। और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जो है ये तुमको, तुम्हारी समस्याएं नहीं है। दरअसल ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च भी तुम्हारे संसाधन को लूटने के हिसाब से ही बने हुए हैं। तो इसे समझना होगा कि संसाधन पर से ध्यान हटाने के लिए तुम्हारा उधर किसी मंदिर मस्जिद की तरफ लोग ध्यान खींच के ले जाते हैं ताकि तुम उसमें बिजी रहो और इधर संसाधन साफ कर दिए जाएं। तो संसाधनों के समुचित वितरण को आर्थिक न्याय कहते हैं। संसाधन माने रोजगार से है। यहां पर संसाधन का मतलब किसी की संपत्ति छीन के दूसरे को बांटने की बात नहीं चल रही। किसी से छीन के किसी को देना ये रोजगार नहीं है, छीनना नहीं पड़ता। रोजगार क्रिएशन है एक्चुअली। जैसे कि रोजगार 4 प्रकार के होते हैं: कृषि क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र, राजकीय क्षेत्र और नेतृत्व का क्षेत्र। तो कृषि, वाणिज्य, राज्य और नेतृत्व, ये 4 क्षेत्रों में आपको संसाधन मिलते हैं। संसाधन क्या है? कृषि संसाधन, वाणिज्यिक संसाधन, राजकीय संसाधन और ये नैतिक संसाधन, नेतृत्व। ये जितनी सामाजिक संस्थाएं और नेतृत्वकर्ताओं के हैं, पुरोहिती के हैं, ये सब ये क्या है? हर सामाजिक संस्था एक समाज कोष है। वो सारी की सारी
नेतृत्वकर्ताओं के हाथ में ही है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे सामाजिक संस्थाएं किसकी हैं। ज्यादातर जब आप टटोलने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सब नेताओं की हैं। लेकिन अभी समस्या क्या है, समुचित वितरण नहीं है। तो 4 कोष वास्तव में होते हैं, या 4 संपदा या 4 संसाधन, उसे 4 कोष कह लो सामान्य। कृषि कोष, वाणिज्य कोष, राजकोष और समाज कोष। समाज कोष माने जो सामाजिक संस्थाओं के कोष हैं। तो अब इसको ध्यान से देखो, इन 4 कोषों का यदि समुचित वितरण हो सके तो समाज में आर्थिक न्याय स्वतः प्रतिष्ठित हो जाता है, किसी को करना नहीं पड़ता। ये होता क्या है कि एक व्यक्ति जो कृषि संसाधन रखे है, वही वाणिज्यिक संसाधन रखे है, वही राजकीय संसाधन पर भी उसी का कब्जा हुआ जा रहा है, फिर वो सामाजिक संस्था भी बनाए बैठा है, उस पर भी उसी का कब्जा है। तो 4 आर्थिक उत्पादन के, आर्थिक आय के उपार्जन के 4 ये स्रोत हैं। स्रोत माने रिसोर्स, रिसोर्स माने संसाधन। तो 4 ये स्रोत हैं। 4 में से आपको एक स्रोत अगर उपलब्ध हो जाए तो आपकी समस्या खत्म हो जाती है। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि पहला जो कृषि के बारे में हमने आपसे बात किया अभी पिछले एपिसोड में, और आज का जो एपिसोड है वो इस बात के लिए है कि हम वाणिज्यिक संसाधन पर बात करें। आज का जो विषय है वो इस वाणिज्यिक संसाधन की सुलभता पर है। तो इसे ठीक से समझ लें कि जैसे कृषि संसाधन होता है उसी प्रकार से वाणिज्यिक संसाधन होता है। ये भी रोजगार का दूसरा साधन है। तीसरे संसाधन पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, जो राजकोषीय संसाधन है, और चौथा समाजकोषीय उसके बाद के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने कृषि संसाधन पे चर्चा की आपसे। आज जो है आर्थिक न्याय के दृष्टिकोण से जो न्यायशील रोजगार व्यवस्था अपनाई जानी होती है किसी भी समाज या राष्ट्र में, तो वो कैसे वितरित होगी, वो संसाधन, चारों संसाधन कैसे वितरित हो, उनको भली भांति समझ लेने पर आप इस समस्या से छूट सकते हैं, बेरोजगारी से, गरीबी से, भुखमरी से, तबाही से। और इसी का सारा संघर्ष में, कोई भी आतंकवाद, जिहाद, जितना भी ये सब चल रहा है, वो रिसोर्सेस के संघर्ष हैं। एक समस्या है इस दुनिया में, वो है इन 4 रिसोर्सेस का समुचित वितरण न होना। सनातन धर्म ने प्राचीन काल में, चिर पुरातन काल में इसे ही, इस नब्ज को पहचान लिया था। कहां से पहचाना? दार्शनिक दृष्टिकोण होता है एक। दार्शनिक दृष्टिकोण आपको यह बताता है कि मनुष्य के भीतर 4 प्रकार की समर्थ हैं। अब अयम आत्मा चतुष्पाद, वैदिक शास्त्रों ने देखा कि ये जो आत्मचेतना है ये 4 आयामों वाली है। इस क्रमबद्ध इसके 4 चरण हैं, 4 स्टेप्स हैं। ये 4 पेजी पुस्तक है, 4 पृष्ठीय पुस्तक है, जिसको आपको एक एक पृष्ठ आपकी जिंदगी का खुलना है। 4 पंखुड़ियों वाला ये एक फूल है जीवन, जो क्रमशः एक एक पंखुड़ी करके खुलेगा, और प्रत्येक पंखुड़ी में एक विशेष प्रकार की क्षमता है, सामर्थ्य है, पात्रता है। उस एक विशेष सामर्थ्य के द्वारा आप कोई कर्म, कोई पद, कोई संपदा को धारण करने में समर्थ होते हैं, उसका उपयोग करने में समर्थ होते हैं, उसको उपार्जनीय या उपार्जनशील बनाने में समर्थ होते हैं। उसके द्वारा आपको आर्थिक आय की प्राप्ति होती है। उस आर्थिक आय का फिर
आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके समाज के जीवन में, आपके राष्ट्र के जीवन में उस आर्थिक आय का समुचित उपयोग होता है। उसी के द्वारा ही आपका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, सामष्टिक जीवन, ये सब सुखपूर्वक, सुविधापूर्वक, शांतिपूर्वक, संतुष्टिपूर्वक चल पाता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो इसलिए इन संसाधनों को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने पिछले एपिसोड में आपको कृषि संसाधन को एक्सप्लेन करने का यथासंभव आपको प्रयास किया कि आपके शब्दों में कि जितना आप समझ सकें। आज हम दूसरे टॉपिक को ले रहे हैं, वो है वाणिज्यिक संसाधन। अब वाणिज्यिक संसाधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कृषि संसाधन है। वाणिज्यिक संसाधन के बिना आप यदि केवल कृषि संसाधन को पकड़े रहेंगे तो आप कृषि प्रधान समाज अथवा देश हो जाएंगे, अथवा कृषि पर ही आधारित सब कुछ आप हो जाएंगे। तो ये एकांगी जीवन आपका हो जाएगा। वाणिज्यिक विकास के बिना वाणिज्यिक साधनों, सुविधाओं की जो आपको जरूरत होगी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। तो वाणिज्यिक वस्तुओं की भी आपको आवश्यकता है। दरअसल आप केवल कृषि में बैठ करके आप अपनी समस्या का हल नहीं कर सकते। आपको कृषि में आप मान लीजिए कि आलू उगा लेते हैं, लेकिन समोसा तो आपको वाणिज्यिक कार्यक्रमों से मिलेगा। अगर आप वाणिज्यिक गतिविधि ना करें, केवल कृषि संबंधी गतिविधि करें कि आप केवल अरहर उगाएंगे तो दाल कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको वाणिज्यिक उद्यम लगाना पड़ेगा। और फिर दाल हर के खेत में नहीं उगेगी, हर किसान की। तो बहुत से खेत ऐसे हैं जिसमें दाल उगेगी नहीं, उसमें मिट्टी नहीं उस तरह की, तो इसका मतलब वो दाल नहीं खाएगा। नहीं, दाल सबको सुलभ हो इसके लिए क्या होगा कि बाजार की जरूरत है। तो बाजार में वाणिज्यिक गतिविधियों के द्वारा पहले अरहर को दाल में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर दाल को पालिश वालिश करके फिर उसको पैकिंग करके बाकायदा बाजार पहुंचा दिया जाएगा, फिर बाजार में सर्वसुलभ हो जाएगा। तो प्रत्येक जो दाल उगा रहा है वो भी दाल खाएगा, जो दाल नहीं उगा रहा वो भी दाल खा सकेगा। तो ये वाणिज्यिक गतिविधि भी आपके जीवन में निहायत ही जरूरी है, नहीं तो आप बहुत सारी सुख सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। तो वाणिज्यिक गतिविधि भी जरूरी है, इसलिए वाणिज्यिक संसाधनों की जरूरत है। और बहुत सारे लोग जो उस योग्य हो जाएंगे वो उन कामों को करने लगेंगे। तो केवल कृषि पर ही नहीं टिके रहेंगे, नहीं तो बड़े सीमित साधनों में ही जिंदगी बितानी पड़ेगी। जिंदगी के विकास को आप नहीं छू पाएंगे। एक ही पंखुड़ी आपकी खुलेगी, बाकी पंखुड़ियां बंद पड़ी रहेंगी। तो पूरा फूल, पूरा कमल आपका कैसे खिलेगा जिंदगी का? उसके लिए आपको जीवन के क्रम विकास सिद्धांत को पूरा समझ करके विकसित करना होगा। उसी पर आधारित ये 4 आयामी समाज का भी गठन करना होगा, जिसमें कृषि, वाणिज्य, राजनीतित्व, तो चारों कर्म सुव्यवस्थित हों और लोगों के लिए सुलभ हो, सहज। और उसके लिए संबंधित संसाधनों का बाकायदा वितरण हो, संसाधनों का क्रिएशन हो। प्राकृतिक संसाधन तो कृषि क्षेत्र में काम आते हैं, लेकिन वाणिज्यिक संसाधन क्या है? वाणिज्यिक संसाधन तो टोटल मानवीय क्रिएशन है। वाणिज्यिक देखिए, कृषि संसाधन में जैसा हमने पिछले एपिसोड में बताया कि भूमि जो है वो प्रमुख बात है, उसी तरह से वाणिज्यिक संसाधन में मुद्रा प्रमुख बात है। वहां भूमि एक पूंजी के रूप में चाहिए, यहां पर मुद्रा एक पूंजी के रूप में चाहिए। पूंजी से अभिप्राय रिसोर्स से, उस संपत्ति से है जो संसाधन के रूप में इन कर्मों में प्रयुक्त होती है। तो मौद्रिक पूंजी के द्वारा ही समस्त वाणिज्यिक गतिविधियां चलती हैं। व्यापार, उद्योग, व्यवसाय, ये 3 प्रकार की चीजें। व्यापार माने ट्रेड, उद्योग माने इंडस्ट्री, व्यवसाय माने प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? जैसे कि कोई वकील का व्यवसाय, कोई इंजीनियर का व्यवसाय, कोई डॉक्टर का व्यवसाय, कोई अदर तमाम व्यवसाय।
ये नाचना गाना खेल कूद ये सब व्यवसाय नहीं है। कोई सर्कस दिखा रहा है वो भी एक व्यवसाय है, कोई कपड़े में प्रेस मार रहा है ये भी एक व्यवसाय, कोई जूते में पॉलिश मार रहा है ये भी एक व्यवसाय। जूता बनाना उद्योग है, लेकिन जूता चमकाना, कपड़ा बनाना एक उद्योग है, लेकिन कपड़े को सिलना एक व्यवसाय है, वो एक कला से होता है। तो लेकिन जो भी वाणिज्यिक क्षेत्र की तीनों गतिविधियां हैं ये मुद्रा बेस्ड हैं, मौद्रिक आधार पे ही समस्त बाजार की क्रिया संपन्न होती है। तो इस वजह से मौद्रिक संसाधन इसमें मुख्य बात हो जाती है। तो मौद्रिक जैसे कृषि संसाधन, पीछे हमने कहा कि किसान लोग अभी वहां सब जगह धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में इस समय हंगामा मचा हुआ है। तो उसमें किसान परेशान है अपनी एमएसपी के लिए, जिसका 95% किसान से कोई संबंध ही नहीं। मुश्किल से 5-6% आदमी ही, अभी अखबार में भी इस पर सर्च होकर एक सूचना खबर प्रकाशित हुई कि वो 5-6% आदमी के लिए ही वो उपयोगी है। इसके बावजूद सारे किसान आंदोलन, जबकि उनका कोई लेना देना ही नहीं उससे। बड़े बड़े जमींदारों को ही उस एमएसपी का लाभ मिलता है, छोटे मोटे किसानों को तो फालतू पकड़ के वो लोग ले जाते हैं अपने पक्ष में आंदोलन कराने। हर वर्ग का 5% आदमी गुंडा टाइप है, हर वर्ग का, हर संप्रदाय में 5% आदमी वो जो बदमाश प्रवृत्ति का है वो पूरा हावी है, और अपने छुड़भइयों को सबको अपना गुलाम बना लेता है। अपने ही वर्ग के जो कमजोर लोग हैं 95% उनको अपने कब्जे में कर लेता है, और धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए भी उनका उपयोग करता है। हमने कहा कि उनको एमएसपी की जरूरत नहीं है, उनको जब जमीन ही उनके पास नहीं है तो फसल उनकी नहीं हो पाती हो, तो ज्यादातर किसान तो भूमिहीन है, और फिर जिनके पास भूमि है इतनी कम है कि वो अपने घर में ही उनका सारा उत्पादन अधिकांश तो खपत में चला जाता है। कितने बचते हैं जिनको एमएसपी की जरूरत पड़ती है, बड़ी बड़ी जो लैंड लॉट है। तो जमींदारों की समस्या है, किसानों की समस्या कहां है? जमींदार एक अलग चीज है, जमींदार तो एक गुंडा है, जमींदार एक लठैत है, लाठी के बल से उसने अपनी सारी भैंसें अपने कब्जे में कर रखी, सारी जमीनें अपने कब्जे में कर रखी हैं, और वो एक्सेस उत्पादन है उसका, तो वो बाजार में बहुत ज्यादा उसे बेचना है, और बाजार में चूंकि उसी समय सबका उत्पादन हो जाता है तो वहां मार्केट में रेट नहीं मिलेगा, तो उसका खजाना नहीं भरेगा। तो खजाना कहां से भरे? तो राजकोष पर दबाव बना के वहां से वो अपने खाते में उसे लूट के पहुंचाना चाहता है। आम किसान जो है उसको कहां राजकोष में कुछ मिल रहा है, वो तो परेशान है। उसका तो ठीक से बिकता भी, खरीद बेचने भी जाए सामान्य किसान तो उसका बताएंगे कि तुम्हारा तो ये स्टैंडर्ड के अनुकूल नहीं है, तो तुम्हारा गन्ना छोटा है, तुम्हारा गन्ना भी ऐसा है, तुम्हें रोग लग गया है उसमें, तो ये गेहूं तुम्हारा अभी नॉन स्टैंडर्ड है, इसको कीड़ा खाया है, ये छोटा रह गया है, इसकी क्वालिटी खराब है। ऐसे तमाम बातें बता के उसको कोई समर्थन मूल्य पर लेने की स्थिति में रहता ही। उनको तो टर्कामाइसिन पिला दिया जाता है, वो बेचारे परेशान है ना, उनका गन्ना बिक रहा, ना चावल बिक रहा, ना गेहूं बिक रहा है, उनको टरका दिया जाता है ऐसे तमाम बातों से। और यहां कहेंगे 1 रुपए की जगह 70 रुपए पर लेंगे, दोगे? अब चलो उतना ज्यादा तुम्हारा उतना मार्जिन कर दिया उन्होंने, अब वो बेकार हो गया तुम्हारा, लिए रहो, बैठे रहो समर्थन मूल्य के भरोसे। नहीं, तुमको समर्थन मूल्य की जरूरत नहीं है, तुमको जरूरत है अगर ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो भंडारण की, तो सरकार की तरफ से कह दो भंडारण की व्यवस्था करो, हम उसमें रख ले, जब अच्छा रेट हो जाएगा तब हम बेचेंगे, हमको समर्थन मूल्य क्या करना है। और सरकार क्या करेगी खरीद के? सरकार खरीदती क्यों है ये सब माल? सरकार को जरूरत क्या है? ये तो बाजार में बेचने का विषय, ओपन मार्केट होना चाहिए, जब जिसको जब बेचना है जाओ बेचो, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। एक आदमी कहता है हमारे पास रखने का जगह नहीं है, तो रखने की जगह नहीं है तो सरकार से कहो भंडारण बनाए, हर ग्राम पंचायत में एक भंडारण सरकारी होना चाहिए, वहां पर भंडार ग्राम में रख सको आप, और रखने के बाद जब बाजार ठीक दिखे तो वहां जाके बेचो। दूसरी बात,
सरकार अगर भंडार नहीं करती है तो सरकारों को प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, वहां वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू कराए। वाणिज्यिक गतिविधियां क्यों नहीं शुरू करा रही सरकार? वाणिज्यिक बाजार क्यों नहीं बना रही सरकार? क्योंकि वहां बिकेगा नहीं। बिकेगा इसलिए नहीं क्योंकि वहां पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं है दरअसल। तो मूल जो समस्या है वो आपकी कुछ दूसरी है। तो हमसे पूछो, सरकार के खिलाफ आंदोलन करने चले जा रहे हो। किसानों को चाहिए कि वो हमसे बात करें, न्याय विधानसभा से बात करें, तो उनकी समस्या कुछ दूसरी है। कई बार मरीज को यही पता नहीं होता कि उसे कौन सा मर्ज है। तो किसी कुशल डॉक्टर के पास, नकली फर्जी डॉक्टरों के पास चले जाओगे तो वो तुमको कुछ का कुछ बता देंगे कि तुमको लो ये वाला मर्ज है, तुमको न्यूनतम समर्थन मूल्य का मर्ज है, एमएसपी का मर्ज है। अब वो बेचारे अपना एमएसपी का इलाज करा रहे, और उनको वो मर्ज है ही नहीं। जमीन है नहीं तुम्हारे पास, उत्पादन है नहीं तुम्हारे पास, और धरना दिए पड़े होगे, एमएसपी चाहिए तुम्हें, बेचोगे क्या? खाने का ठिकाना नहीं अधिकांश किसानों के पास, भूखों मर रहे हैं। हर किसान तो पतला पड़ा हुआ है। अब वो चला समर्थन मूल्य मांगने, उससे पूछो तुम्हारी ये समस्या कहां है भैया? 95% किसानों की ये समस्या नहीं। तो फिर ये आंदोलन क्यों, किसके लिए कर रहे हो? किसानों से कोई पूछे तो इसीलिए हमने कहा कि वो एक अनावश्यक बातें, जैसे कि वाणिज्यिक क्षेत्र में जब वाणिज्यिक संसाधन की बात आती है तो वाणिज्यिक संसाधन मौद्रिक होता है। जैसे वहां भूमि जरूरी है तो हमने कहा कि उनकी समस्या भूमि की है, उसी तरह वाणिज्यिक क्षेत्र में जो मूल समस्या है वो मुद्रा की है, मौद्रिक पूंजी चाहिए। अच्छा, मौद्रिक पूंजी, भूमि जिस प्रकार से किसानों को सरकार नहीं देती उसी प्रकार से मुद्रा नहीं देती वाणिज्यिक लोगों को, कमर्शियल लोगों को। कमर्शियल आदमी बिना पूंजी के नौकर हो जाएगा, दूसरे की पूंजी पर दूसरे की दुकान पे जाके, चाय की दुकान भी अगर वो खोलना चाहता है पूंजी के बिना नहीं खुलेगी। कुछ तो 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख चाहिए तब ना खुलेगी दुकान। तो जब आपके पास पूंजी नहीं होगी तो आप चाय की भी दुकान नहीं खोल पाएंगे, किराने की भी दुकान नहीं खोल पाएंगे, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान नहीं खोल पाएंगे। आप कुछ नहीं, छोटा सा उद्यम लगाना चाहते हैं, रेडीमेड कपड़ा बनाना चाहते हैं, आप एक छोटा सा पेन भी बनाना के बेचना चाहते हैं, बट ये आपके लिए असंभव है। क्यों असंभव क्यों हो रहा है? आपके पास पूंजी नहीं है। इफ द मॉनेटरी कैपिटल is being made available to any commercial person, he can run trade, industry, प्रोफेशन, कुछ भी वो कर सकता है। प्रोफेशनल भी आपको बनने के लिए आपको कैपिटल की जरूरत पड़ती है। एक इंजीनियर भी है, आप दफ्तर आपके पास नहीं, आप बैठेंगे कहां? तो प्रोफेशनल जगह का भी एक दफ्तर तो चाहिए जहां वो बैठ सके। जहां से वो सिविल इंजीनियर है, नक्शा ही बनाता है मान लो, तो उसको भी नक्शा कहां बनाए बैठ के? घर में तो पता ही नहीं चलेगा आप कहां पे बैठे हो नक्शा बना रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं वो एक ऑफिस खोलता है मार्केट में जाके, वहां लोग आते जाते उसको देखते हैं, पूछते हैं, संपर्क करते हैं, तब जाके उसको कुछ काम मिलता है। तो जब तक आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक वकील है वो भी बड़ा दफ्तर खोले बैठा, आप देखिए जाके। एक डॉक्टर है वो अपना क्लिनिक खोले बैठा है। प्रोफेशनल आदमी भी आखिर उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक टेबल चाहिए, एक कुर्सी चाहिए, एक कमरा चाहिए, बैठने की जगह चाहिए, सीटें चाहिए, फर्नीचर चाहिए, दूसरी तमाम फिक्सचर एंड फिटिंग्स चाहिए। कैसे संभव होगा? कैपिटल, मॉनेटरी कैपिटल, मौद्रिक पूंजी, मौद्रिक पूंजी कमर्शियल आदमी की मूल समस्या है। और ये ना सोचो कि मौद्रिक पूंजी नहीं होती, ना 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 ना, मौद्रिक पूंजी यहां हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भैया मौद्रिक पूंजी अनंतता में होती है। लोग कहते हैं, कई लोग बोले कि कृषि भूमि कहां से मिलेगी? ना ना, कृषि भूमि भी अनंतता में है। अब आदमी कहेगा अनंतता में कैसे? अरे भैया तुम्हारी जनसंख्या जितनी बढ़ती चली जाती है तो
आवश्यकता ही आविष्कार की, जनी नई पृथ्वी की खोज हो जाती है। अरबों पृथ्वियां हैं इस ब्रह्मांड में, तुम भूल जाते हो। अरे दूसरे पृथ्वी पे चलेंगे ज्यादा, अब यहाँ ज्यादा अभी तो 10-20 अरब तक तो इसी पृथ्वी पे कोई समस्या नहीं है। अभी तुम्हारी 6-7 अरब जनसंख्या है और पागल हुए जा रहे हो। 5% आदमी को जरूरत पड़ती है कृषि भूमि की। आज पूरी दुनिया में इतनी जमीन है, 5-5 एकड़ जमीन अगर आप 5% आदमी को दे दो प्रति किसान परिवार की दर से, प्रति परिवार एक रोजगार, तो एक कृषक परिवार को 5 एकड़ की न्यूनतम जमीन आप फिक्स करो। जिसके पास कम है, जैसे मान लो किसी के पास 1 एकड़ है तो उसे 4 एकड़ और सरकार दे, 2 एकड़ है 3 एकड़ और सरकार दे, 4 एकड़ है 1 एकड़ दे उसको, और न्यूनतम कोटा उसका पूरा करे। तो प्रत्येक किसान परिवार के पास एक 5 एकड़ की जमीन सुलभ हो जाएगी। अब बाकी और उसकी जुताई सिंचाई का जो पंप नहर सब लगा के वो सरकार दे। माने कृषि भूमि का मतलब ही नहीं कि केवल भूमि ऐसे दे दिया जाओ जंगल में, कुछ भी नहीं, पूरा डेवलप करके उसे ठीक से दे, उसको रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट करे, डेवलप करे, उसमें बाकायदा सिंचाई जुताई की व्यवस्था करे, सरकारी ट्रैक्टर सुलभ कराए, सरकारी पंप सुलभ कराए, सरकारी नहर सुलभ कराए, जो भी उसके लिए आवश्यक है वहां पे वो पूरा रिसोर्स बना के उसको, तब सरकार उसे 5 एकड़ जमीन प्रोवाइड करे। ये जो है किसान, अरे बोले किसान अपने से, अरे किसान अपने से क्या करेगा? किसान के पास कहां से मौद्रिक पूंजी उसके पास होती नहीं, तो वो कहां से नहर अपनी खोद लेगा, वो पंप अपना खोद लेगा, कैसे करेगा किसान? अब पंप खोदने के लिए उसको जब 2-4 लाख रुपए पहले जुटाना पड़ेगा, तो जाव अभी है नहीं उसके पास, जुटाएगा कहां से? फिर कर्जा दे के आप उसको फंसाने के चक्कर में होगे, नहीं आप उसे रिसोर्स दो, कर्जा लेके वो रिसोर्स बनाएगा अपना, फिर जिंदगी भर कर्जा चुकाएगा कि घर चलाएगा? तो गुलाम ही रह जाएगा। यही ये सब बदमाश चाहते हैं, रिसोर्स इसीलिए नहीं देते। रिसोर्स दे दें तो लेबर चौराहा खत्म, गुलामों का मार्केट खत्म, नौकरी डाट काम खत्म। इफ द रिसोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड, देयर कैन नॉट बी स्लेवरी इन एनी कंट्री। स्लेवरी, गुलामी का अस्तित्व ही मिट जाएगा, दास प्रथा स्वतः मिट जाएगी। रिसोर्स इज रिक्वायर्ड। दास प्रथा का आप उन्मूलन करते रहे। आप कहते हैं हम दास प्रथा का उन्मूलन कर रहे हैं, दास प्रथा का उन्मूलन क्यों कर रहे हो भाई? तुम रिसोर्स दे दो, दास प्रथा खुद खत्म हो जाएगी, इसमें कौन सी बात? बेरोजगार बैठा है, भूखों मर रहा है, तो दास भी बनने के लिए तैयार हो जाएगा। वो बोले तो स्वेच्छापूर्वक गुलामी कर रहा है, स्वेच्छापूर्वक नौकरी कर रहा है, ना 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 ना, आपने रिसोर्स खींच के उसके और उसको मजबूर कर दिया है, मजबूरी में कर रहा है। आप उसकी स्वेच्छा जबरन साबित किए दे रहे हैं। नहीं, रिसोर्स दो उसको। तो मौद्रिक पूंजी जैसे ही लोगों को मिलती है, उनका व्यापार, उद्योग, व्यवसाय अपने आप चल पड़ता है। कमर्शियल क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र में मौद्रिक पूंजी मत दो। कृषि क्षेत्र में वो लोग होते हैं जो प्रॉपर मानसिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, इतनी चालाकी वो नहीं कर सकते। प्रायः बड़े भोले भाले जो लोग रह जाते हैं, शारीरिक सामर्थ्य वाले ही रहते हैं, वे ही लोग प्रायः कृषि में गति करते हैं। और शारीरिक क्षमता उनमें होती है, लेकिन मानसिक क्षमता उनकी इतनी प्रदीप्त नहीं है कि वो उससे ऊंचे दर्जे का अधिक कोई काम कर सकें। तो इस वजह से वो मजबूरी में कर रहे होते। ऊपर का आदमी करे, नीचे जाके बड़ी बात नहीं जिसकी शारीरिक क्षमता काम करे, लेकिन जो उसी सामर्थ्य का है उसके लिए तो एक ही विकल्प है ना, कि वो उसी भर काम को कर पाएगा। तो आपने अगर वो भी उससे छीन लिया तो ऊपर का वो वाणिज्यिक काम कुछ करने की स्थिति में नहीं, बिना बुद्धि के वाणिज्य होता नहीं। कॉमर्स इज द गेम ऑफ स्किल व्हिच एवरीवन कैन नॉट प्ले। दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द कॉमर्स एजुकेशन। वो क्या कहते हैं? कॉमर्स इज द गेम ऑफ स्किल व्हिच एवरीवन कैन नॉट प्ले। कॉमर्स चातुर्य का खेल है, इसमें बौद्धिक चातुर्य चाहिए तुम्हें, शारीरिक सामर्थ्य का खेल नहीं है, ये चातुर्य का खेल है। चतुराई तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। चतुराई नहीं है, आप 2 का माल 2.5 का कभी ना बेच पाएंगे, तो फायदा कहां? 2 का माल 1.5 का बेचोगे तो पूंजी भी लुट जाएगी, घर बैठ जाओगे, काम खत्म।
फिर भीख मांगो। तो जो लोग मानसिक रूप से समर्थ है वही केवल उनकी वाक्पटुता हो जाती है, वाणी उनकी सक्रिय हो जाती है, वाणिज्य कर्म करने में वो समर्थ हो जाते हैं। वाणी की सामर्थ्य के बिना, तर्क की सामर्थ्य के बिना, विचारों की सामर्थ्य के बिना, कल्पनाशीलता के बिना आप कभी कोई वाणिज्य कर्म में सफल नहीं हो सकते। शारीरिक सामर्थ्य से किया गया वाणिज्य कर्म डूब जाता है। मौद्रिक पूंजी जो लगाई है वो भी समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए उनको मौद्रिक पूंजी नहीं, वो डूब जाएगी। उनको ऐसी पूंजी दी जाती है जो कभी नहीं डूबती। जमीन, कैसे इसको मिटाओगे? मौद्रिक पूंजी खो जाती है, जमीन अहस्तांतरणीय उनको दी जानी चाहिए, जो अनट्रांसफरेबल हो। तो ऐसी जमीन जो उनके नाम पर ही रहेगी, ना कोई उसको गिरवी रख सकेगा, ना कोई उसको खरीद सकेगा, ना दान ले सकेगा, वो कानूनन संविधान में लिखा जाना चाहिए। 5 एकड़ जमीन प्रति कृषक परिवार की दर से प्रत्येक किसान को सुलभ होनी चाहिए। और वो कृषक परिवार का अभिप्राय कि एक किसान और उसका पति या पत्नी, स्पाउस कोई भी, और उसके नाबालिग बच्चे। बालिग है तो फिर दूसरा परिवार, उनको अलग से रिसोर्स मिलना चाहिए। तो ये प्रति परिवार के दर से उनको उसी प्रकार से प्रति वाणिज्यिक परिवार एक औसत मध्यम दर्जे की आय उत्पन्न करने में समर्थ मौद्रिक पूंजी की सुलभता सुनिश्चित होनी चाहिए कि औसत मध्यम दर्जे की आय इतने से उत्पन्न हो जाएगी, ये चाहे जिस क्षेत्र में जाए, तो उतनी पूंजी उसके लिए दी जानी चाहिए। जैसे हमने कहा कि 1 करोड़ की पूंजी न्यूनतम प्रत्येक कमर्शियल आदमी के खाते में जमा होनी चाहिए। तो ये मौद्रिक पूंजी, न्याय धर्म सभा अगर सत्ता में आती है तो सबको 1-1 करोड़ सबसे पहले तो वो एक कैपिटल क्रेडिट प्रदान करेगी, मौद्रिक पूंजी उसके खाते में जमा कर देगी। वो कहेगी जब तुमको जितनी जरूरत हो इसमें आप सिक्योरिटी लगाओ, निकाल लिया करो। किसी से कर्जा फर्जा लेने की, बाहर जाने की, कोई ब्याज वाज देने की कोई जरूरत नहीं, कोई शुल्क नहीं, कोई ब्याज नहीं, कोई नाटक नहीं, कोई अदर कोई चीज नहीं। सिर्फ आप प्रॉपर्टी, आपका कोई भी चीज है जो सिक्योरिटी आप कोई भी वहां लगाइए और जितना मर्जी उसमें से 1 करोड़ की लिमिट तक आप निकालते रहिए और उसको किस्तों में चुकाइए। कोई ब्याज नहीं चुकाना, उतना ही चुकाना। जब चुका दोगे तो ये पेपर सिक्योरिटी के जो आपने दिया है ये भी आपको वापस दे दिया जाएगा। तब तक आप जाइए बिजनेस कीजिए खूब। 1 करोड़ की लिमिट। अब अगर 1 करोड़ तक आपने निकाल लिया पूंजी और उसके बाद उसको निकाल के और सब बिजनेस करके और उसको जमा कर दिया किस्तें, तो आपकी लिमिट हो जाएगी 2 करोड़ की। ये उसमें प्रोविजन। और 2 करोड़ निकाल के यदि फिर सफल होते हैं तो आपकी लिमिट हो जाएगी 4 करोड़ की। 4 कर दिया तो 8 करोड़ की लिमिट। ये हजारों करोड़ तक आपको सुविधा उसमें मिलेगी। आप प्रतिभा अनुसार आप काम कीजिए और जितनी भी प्रतिभा आपके अंदर है खूब कीजिए, खूब बड़े बड़े उद्यम लगाइए, खूब। अब आपको कोई भी किसी से पूंजी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अकाउंट देगा आपको, एम्प्लॉयमेंट फंड देगा आपको। तो ये मौद्रिक पूंजी कॉमर्शियल जो संसाधन है, वाणिज्यिक जो संसाधन है, उसका मूल है। अब उस पूंजी से आप भूमि, वाणिज्यिक भवन, वाणिज्यिक यंत्र उपकरण, वाणिज्यिक माल, वाणिज्यिक हर प्रकार के वस्तुएं, वाणिज्यिक नगदी भी आप सब इस मौद्रिक पूंजी से प्राप्त कर सकते हैं। और सब आप अपना जाइए, व्यापार लगाइए, जमीन खरीद के दुकान बनाइए, कमर्शियल लैंड ले लीजिए, कमर्शियल दुकान भवन बना लीजिए, कमर्शियल इंडस्ट्री लगा लीजिए, कमर्शियल आप ऑफिस खोल लीजिए प्रोफेशन का आपने, और आप काम कीजिए। मौद्रिक पूंजी आपको सुलभ है। न्यूनतम 1 करोड़ रुपए, न्यूनतम है। जैसे उसको 5 एकड़ जमीन न्यूनतम है, वैसे इसकी 1 करोड़ न्यूनतम पूंजी होनी चाहिए कम से कम, तब जाके इसका काम चलेगा। तो अब आप देखिए, यदि ये वाणिज्यिक रिसोर्स, अब ये कहां किसको देना है? प्रति परिवार अगर है तो भैया जितने भी कॉमर्शियल मौद्रिक पूंजी लेने वाले हैं, इनको कृषि भूमि धारण करने का अधिकार वैसे समाप्त हो जाता है। तो ये पहले जाके अपनी कृषि भूमि जमा करेंगे एम्प्लॉयमेंट फंड में। एम्प्लॉयमेंट फंड अपने आप ही जो नया कोई अप्लाई करेगा उस कृषक को दे देगा। जो सरकारी नौकरी में जाने वाला है
तो उसको भी एक ही प्रति परिवार एक रोजगार का नियम होगा। न्यायपूर्वक न्यायशील रोजगार व्यवस्था यही तो है कि प्रति परिवार एक रोजगार होगा। उसमें न्याय लोकसभा का प्रस्ताव साफ कहता है। तो इसमें क्या होगा कि वो प्रति परिवार एक रोजगार की दर से यदि चपरासी से राष्ट्रपति तक सरकारी पद पे जाना चाहता है, राजकर्मी बनना चाहता है, तो क्या होगा? वो अपनी वाणिज्यिक पूंजी सरेंडर करेगा, वो अपनी कृषि भूमि सरेंडर करेगा, जिसमें भी होगा वो उसको सरेंडर करेगा। उसके बाद ही, नहीं तो पुलिस भी नहीं बन पाएगा। क्यों? प्रति परिवार एक रोजगार। अब 4 में से एक ही रोजगार तो लोगे प्रति परिवार। चाहे कृषि भूमि ले लो 5 एकड़, चाहे 1 करोड़ की पूंजी ले लो, और चाहे सरकारी पद ले लो, उसमें वेतन मिलता है। तो जब वेतन रिसोर्स, अब वेतन कितना हो, जितना ही 1 करोड़ की एक मध्यम औसत आय के उत्पादन के लिए जितना जरूरी है, जितना 5 एकड़ में से उत्पादन हो के जिस स्टेटस पे जी सकता हो, जितना 1 करोड़ लगा के जितना जी सकता हो, उतना ही औसत वेतन इसका तय होना चाहिए, ताकि इसको भी उन नीचे वालों से कम इसका स्टेटस ना रहे। ये सब राजकोष से दिया जाना है उसको वेतन। तो राजकोषीय संपदा उसकी है। हम इस पे अगले एपिसोड में बात करेंगे। कॉमर्शियल पूंजी, वाणिज्यिक पूंजी यदि आपके पास सुलभ है तो आप सोच सकते हैं कि आप वाणिज्यिक कोई भी व्यापार, उद्योग, व्यवसाय बड़ी आसानी से उस पूंजी के द्वारा स्वयं करने में समर्थ हो जाते हैं। और चूंकि जब आप वाणिज्यिक एक रोजगार लेते हैं तो आप जमीन कृषि भूमि जो है वो आपको स्वतः सरेंडर करना पड़ता है, तो वही वाली किसानों को मिल जाती है। जब आप पूंजी ले तो लिए हो, तो अब भूमि क्या करो, भूमि दे दो। अच्छा, भूमि रखे रहना चाहते हो तो ठीक है, पूंजी की क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो एक ही बात है, चाहे ये वाली ले लो चाहे वो ले लो। तो आदमी जो अच्छा लगेगा, जिसका मानसिक विकास होगा, वो कहेगा कि हम तो फिर ये पूंजी वाला, ये मौद्रिक पूंजी ठीक है, 1 करोड़ की क्रेडिट दे दो, हम जमीन इसको दे रहे भाई। तो ये जमीन अपने आप ही निकल आएगी। लोग जो कहते हैं कहां से आप सरकार दे देगी, आप कहां से दे देंगे, एनडीएस कहां से दे देगी, तो हम बता दें आपको कि ये तो पहले से ही एक्सेस है। एक तो कोई संसाधन कम नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों ऐसी पृथ्वियां हैं इस ब्रह्मांड में। आप निश्चिंत रहें, दूसरे में भी जा सकते हो। अभी बड़े स्पीड वाले यान बन जाएंगे जो सेकेंडों में ही यहां से दूसरी पृथ्वी पे उतर जाया करेंगे। जीपीएस सिस्टम आपने डाला, अब कौन सी नंबर पृथ्वी पर, 60 से अगले सेकंड वहां। अब वहां जमीन पूरी खाली पड़ी है, चलो करो खेती, खूब लगाओ पपीता, मैंगो, लाखों करोड़ों एकड़ जमीन फालतू पड़ी है, फिर क्या करोगे? अरबों एकड़ जमीन फालतू पड़ी, अब करो ना चलिए। तो अगर कोई समस्या, अभी ये जो मंगोलियन है, ये मंगल ग्रह पे रहते थे, वहां जब रूखा पड़ गया, वहां पे बदमाशी की और सब आणविक वहां विस्फोट हो गए, तो वहां से भाग के चले आए कई लोग। अब आके यहाँ बसा लिए, तो हम बोलिए मंगोलिया है, मंगल से आए। तो मंगोलियंस जो हैं वो मंगल ग्रह के वासी हैं, वो चले आए, यहाँ रह रहे हैं, बहुत दिनों से एडजस्ट कर रहे हैं। आज तक किसी के साथ एडजस्टमेंट हुआ नहीं, लड़ाई चल रही होगी अभी भी। कभी यहाँ कब्जा करते, कभी वहां कब्जा करते, कभी इस पहाड़ी पे झंडा गाड़ देते, कभी उस पहाड़ी पे झंडा गाड़ देते, यही कर रहे हैं। क्यों? वहां से चले आए। अब ये पहले भी आप लोग जो सब यहाँ रह रहे हैं, कोई इसी ग्रह के थोड़ी हैं, अनेक ग्रहों पे रह के चले आए हो, फिर यहाँ भब्बड़ तिन्ना मचाए पड़े हो आके। अभी थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा कि दूसरे ग्रह वाले और भी कई छिपे हैं इसी पृथ्वी पर, और कई संपर्क करने के चक्कर में है कि कुछ गुणा भाग हो जाए तो भी चले। उनको, कई लोगों को यहाँ की पृथ्वी का एटमॉस्फेयर अच्छा लगने लगा, तो कहते हैं हमें भी उतार लो यहीं कहीं। अब दिक्कत यह है कि यहाँ के लोग अपने मंदिर मस्जिद गाड़े पड़े हैं, यहाँ वहां जगह नहीं मिल रही है, तो वो कहते तुम कहां उतरे चले आ रहे हैं अपना लिए विमान। ये तो खुद यहाँ आग लगा के भागने के चक्कर में। तो कई बड़े लोग जो है सब इतना हथियार जुटा लिए हैं कि अब इसमें आग ही लगना है, उसके बाद सब ये उबला हुआ गंडा हो जाएगा, ज्वालामुखी टाइप जैसे फूट जाता है चारों तरफ, तो वही हाल हो जाएगा। तो फिर यहां से भागेंगे।
तो इससे जो भागने टूटने के बजाय आपस में समझौता कर लो, सामाजिक बन जाओ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस बात को मान लो समाज शास्त्र की बात। और सामाजिक जब हो जाओगे तो फिर समान अधिकारी हो जाओगे। समान हितों के लिए सहमत व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। छोटी सी तो परिभाषा है, जाने समाज शास्त्र में लिखा है कि नहीं, ना लिखा हो तो ऐसा लिख लेना, यही सही है। तो अब समान हितों के लिए सहमत अगर हो जाओगे तो सामाजिक प्राणी हो जाओगे, नहीं तो जंगली प्राणी रहोगे, लड़ते रहोगे और फिर पृथ्वी खराब हो जाएगी तुम्हारी लड़ाई में। दो हाथी लड़ते हैं तो जाने कितने पेड़ जंगल के टूट जाते हैं। तो जब ये ये हाथी के नाती लड़ेंगे तब क्या होगा, ये पूरी पृथ्वी मिटा देंगे। नाती और तगड़े अणु बम लिए बैठे, जाने किसको को फेंक दे। तो ये समझ लें, ये सामाजिकता को स्वीकार कर लो तो न्यायशील वितरण समझ में आ जाएगा। और इसे सनातन धर्म कहते हैं। ये शाश्वत और सनातन न्याय, शाश्वत और सनातन धर्म है। न्याय कहता है कि तुम समान हितों को प्रतिष्ठित करो। अगर तुम कृषि भूमि को रोजगार प्राप्त कर लिए हो तो अब आप जो मानसिक रूप से सक्षम है वो जो है वो वाणिज्यिक वाला रोजगार प्राप्त कर ले, उसको वाणिज्यिक पूंजी दे दी जाए। अब वाणिज्यिक पूंजी के द्वारा बहुत आसानी से आप सारे व्यापार उद्योग व्यवसाय कर सकते हैं, कमर्शियल काम। ये तीसरा संसाधन है। दूसरा संसाधन है, तीसरा संसाधन राजकीय है। अगले एपिसोड में इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये दूसरे संसाधन को आप यदि समझ लें, और ये सरल है और ये पूरी तरह से सुलभ है। आप कहेंगे 1-1 करोड़ की क्रेडिट कहां से दे देंगे? वाणिज्यिक संसाधन के रूप में 1-1 करोड़ रुपए के क्रेडिट देने पड़ते और कुछ नहीं चाहिए उनको, कुछ भी नहीं चाहिए। 1-1 करोड़ की क्रेडिट उनको दे दी जाए और न्याय धर्म सभा इसे कह रही किसी दे देगी। ये शून्य से सब निकलता है, ये सब बात लोगों को पता है। एम्प्लॉयमेंट फंड में शून्य लिख दिया जाता है, ये होगी बेसिक कैपिटल। उसी में से 1 करोड़ की क्रेडिट इनको, 1 करोड़ की क्रेडिट इनको, 1 करोड़ की क्रेडिट, और लाखों करोड़ों आदमियों को 1-1 करोड़ की क्रेडिट दी जाएगी। उसका क्या होगा कि उतना वहां पे सबका दिखाएगा। अभी विड्रा नहीं किए हैं तो जीरो में से इतनी क्रेडिट लिखी हुई दिखेगी। जब कोई विड्रा करने आएगा तो सिक्योरिटी लगाएगा, तो सिक्योरिटी का पेपर उधर मालूम 10 लाख विड्रा किया किसी ने अपने 1 करोड़ में से, तो 10 लाख रुपए का पेपर लगा दिया, तो वहां पे इधर माइनस हुआ और उधर पेपर उसने प्लस कर दिया, तो इज इक्वल टू 0। ये हमेशा इज इक्वल टू 0 रहेगा। हमने ये प्रस्ताव भेजा है सरकार को कि इज इक्वल टू 0 रहेगा ये हमेशा। आप निश्चिंत रहो, खाता बिगड़ने वाला नहीं है। जितनी सिक्योरिटी का पेपर लगा रहा हो उतना ही तो ले जा रहा हो। तो सिक्योरिटी लगा तो रखा, इधर अगर माइनस हुआ तो आपके खाते में प्लस, इधर सिक्योरिटी पेपर, तो इक्वल टू 0। आपने 10 लाख रुपए क्रेडिट दिया कागज पर और दूसरे कागज पर आपने उससे 10 लाख का सिक्योरिटी ले लिया, तो हिसाब किताब क्या हुआ? इक्वल टू 0। तो ये 0 हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये सबको 1-1 करोड़ नहीं, 100-100 करोड़ की भी कैपिटल दे सकता है भाई। इसीलिए हमने कहा ये अनंत है, 1 करोड़ तो न्यूनतम बताया है। अब बाकी ये खुला है खजाना, आप करके जितना आप कर सकते हो करो, जितनी सिक्योरिटी लगा सकते हो लो, निकालते रहो। ये मॉनेटरी लिक्विडाइजेशन सिस्टम जो है, संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली का जो हमने प्रस्ताव दिया हुआ है 111 में से ये भी एक प्रस्ताव है। तो उस प्रस्ताव के तहत ये क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट इजीली, इस प्रणाली के तहत इजीली ये जारी हो जाती है। ये कहीं कोई समस्या नहीं है, ये हम सब का कर देंगे। ये आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत सरल है, बहुत सहज है। पूरे देश का नहीं पूरी दुनिया का विकास हो जाएगा एक बार आप इसे समझ भर लें। और ये दुनिया के सारे अर्थशास्त्री दरअसल वो फर्जी हैं और वो करप्ट टाइप के लोग हैं, अथवा कुछ बदमाशों के हाथ की कठपुतली हैं। इसीलिए वो लोग कभी सही बात आपको बताते हैं, सही बातें कुछ और हैं इकोनॉमिक्स की, वो कभी सामने नहीं आती। आपको झूठी सारी बातें बताते रहते हैं। झूठा उनका महंगाई का नाटक है, झूठा उनका मुद्रास्फीति है, झूठा उनका मुद्रा संकुचन है। ये सब झूठ के पुलिंदे आपको पढ़ाए गए। इकोनॉमिक्स चीज ही दूसरी। जब ये न्यायशील अर्थशास्त्र हमारा लिखा हुआ लोग पढ़ेंगे तो दुनिया के होश फाख्ता हो जाएंगे।
कि इनको पिछले हजारों सालों से मूर्ख बनाया जा रहा है, एक दो दिन से नहीं। सच्ची बातें कुछ और ही, न्याय संगत बातें बिल्कुल कुछ और ही हैं। तो ये बड़ा सरल है, किसी के गरीब रहने का, किसी के बेरोजगार रहने का इस पूरी पृथ्वी पर कहीं कोई कारण ही नहीं है, कोई परिस्थिति ही नहीं है। जब आप इसे समझ जाएंगे बहुत खुश होंगे, पूरी दुनिया बड़ी खुश होगी जब समझ जाएगी। तो वास्तव में भगवान की बनाई दुनिया में गरीबी कैसे हो सकती है, भुखमरी कैसे हो सकती है? भगवान कोई पागल आइटम है? नहीं, भगवान बहुत सोचा समझा आदमी है, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत विवेकशील होता है ईश्वर। तो वो ऐसा उटपटांग क्यों बनाएगा, सृष्टि क्यों रचेगा? अगर इसमें इतनी खराबी की संभावना होती तो सृष्टि रचता ही नहीं। नहीं, तुम लोग, आप तुमको रच दिया और तुम्हारे हाथ में दे दिया पावर, अब तुम उस पावर का मिसयूज कर रहे हो। तो इसके पहले कि तुम्हारे पावर को डिफ्यूज कर दे परमात्मा, तुम्हें सुधर जाना चाहिए और अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। और एक बात और बता दें, अगर नहीं सुधरे तो जल्दी ही डिफ्यूजल हो सकता है, फिर तुम्हारे हाथ में कुछ बचेगा नहीं, और इसी सदी में संभव है। इसलिए दूसरों को सताना छोड़ो और नौटंकी छोड़ के सतमार्ग अपनाओ और सही रास्ते पे चलते हुए सबके लिए उचित संसाधन की व्यवस्था दो। कोई एक भी तुम्हारा पड़ोसी भूखों ना मरे, तुम भी खाना खाओ, तुम्हारा पड़ोसी भी खाए, इसमें क्या बुरा है? तुम्हारे बच्चे भी हंसे और दूसरे पड़ोसी के बच्चे भी हंसे, इसमें क्या बुरा है? तुम्हारे तन पे कपड़े सुंदर हो, दूसरे के तन पे भी कपड़े सुंदर हो, तुम्हारे पड़ोसी के, तुम्हारे मित्र के, तुम्हारे सगे भाई के, तो इसमें क्या बुराई है? अब ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये सभी को संसाधन सुलभ कराया जा सकता है, बड़ा सरल है। ये दूसरा, आज हमने वाणिज्यिक संसाधन पर आपसे बात किया। अब हम तीसरा संसाधन, राजकीय जो संसाधन है, राजकोषीय जो संसाधन है, उस पर हम बात करेंगे। ये न्यायशील रोजगार व्यवस्था को समझाने के लिए आपको चारों संसाधनों पर हम एक एक एपिसोड में बात कर रहे हैं। आप लोग जैसे जैसे समझेंगे बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत खुश होंगे। एनडीएस का ये अभियान वास्तव में न्याय स्थापना अभियान है। पूरी दुनिया को न्याय की जरूरत है। न्याय के बिना तुम दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। इसमें इतना पाप प्रदूषण फैला लोगे, इतना अपराध फैला लोगे कि तुम बड़ा छोटा गरीब अमीर सब उसकी भेंट चढ़ जाओगे, सब दुख उठाओगे और दर दर की ठोकर खाओगे। इतना आतंक, इतना व्याधियां, आधियां, सब उससे तुम फंस जाओगे इतना कि कहीं तुम सुख चैन सब अपना गंवा बैठोगे। इससे अच्छा है कि न्यायशील एक न्याय धर्म को शाश्वत और सनातन धर्म के रूप में स्वीकार करके और उसको जियो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई आदि धर्मों के नौटंकी बंद करो। न्याय वास्तव में समाज या राष्ट्र का धर्म होता है। मानव समाज का एक ही धर्म है, वो है न्याय, जस्टिस। और आरंभ हो न्यायुक्तो या सधर्म इति स्मृता अन्यायस्तु धर्मेति एतत् शिष्टानुशासनम्। न्याय ही धर्म है और अन्याय ही धर्म है। यही शिष्ट जनों का उपदेश है। तो शिष्ट बनो, दुष्ट नहीं। दुष्टता में आप अन्याय को ही धर्म मान लेते हो, नहीं, न्याय को धर्म मानो। न्याय आप सबको समाधिकारी बनाता है। समान हितों के लिए सहमत व्यक्तियों का समूह ही एक न्यायशील समाज होता है। तो न्यायशील अर्थव्यवस्था, न्यायशील रोजगार की व्यवस्था इतनी सुंदर है। आप इसको जैसे जैसे समझोगे आप सभी धन्य हो जाओगे। कहीं कोई गरीब, युगों युगों से जब आप गरीबी भुगत रहे, सुदामा उदामा सब सबरी अबरी, राम के टाइम में सबरी भूखों मर रहे, कृष्ण के टाइम में सुदामा भूखों मर रहा, उसके बाद आगे सब भूखों ही मर रहे हो अधिकांश 95%। एक एक रोटी के लिए तबा, ना अच्छा कपड़ा, ना अच्छा रोटी, ना जूते, ना कपड़े, पाए उपाना की नहीं सामा। हाँ, द्वार खड़े दुर्बल देख रहे हो, चकी सुबह सुधा विरामा, अब बतावत आपन नाम सुदामा। ये तुम कब से गरीबी भूखमरी का खेल खेल रहे हो? अरे भैया लौट आओ। अब ये सतयुगीन वातावरण में न्यायशील व्यवस्था में जियो और सुंदर जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और ये दुनिया भर का पार्टी फूटी का ये सब नाटक खत्म करो, एक न्यायशील व्यवस्था अपनाओ। और वो सभी का, हर पार्टी का होना चाहिए। दूसरा पार्टी लोग काहे के लिए बनाए, हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा है। न्याय धर्म सभा ये पर्याप्त है, बाकी सब पार्टियां के जो भले आदमी हो सब इसमें मर्ज हो जाएं और इसका काम करें, इसका प्रचार करें, और बाकी इधर उधर टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? और दूसरी पार्टी में जाहिर है कहीं ना कहीं बकलूली के चक्कर में लगे हुए, कुछ ना कुछ लूटने, खसोटने, झूठ बोलने। दिन भर झूठ बोलता है आज का नेता। देखो, एक भी कोई सही बातें नहीं करता। जो भी भाषण दे रहा बोले ये फला पार्टी का आदमी है, ये ढेका पार्टी का आदमी है, दिन भर झूठ बोल रहा। जनता को मछली की तरह इस्तेमाल कर रहा, मछुआरा बना बैठा है। अब बोले ये राजनेता है।
तो ऐसे फर्जी राजनीतिक दल और फर्जी राजनेता बनके अब तक आपको क्या मिला? सिर्फ तुम बड़े आदमी हो तो भयभीत हो, छोटा आदमी क्रांति पर जुटा हुआ। गरीबों के क्रांति कभी माओवादी बन के, कभी मार्क्सवादी बन के, कभी लेनिनवादी बन के, कभी गांधीवादी बन, सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तो इससे अच्छा है कि एक ठीक से सामाजिक आदमी बन जाओ, एक न्यायशील आदमी, न्यायवादी बन जाओ। अब न्यायवादी बनने में सभी के हितों की समुचित सुरक्षा है। तो आज का ये कार्यक्रम जो कि समय समाप्त हो रहा है, तो अब इसे हम कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से इस पे अगले संसाधन पे चर्चा करेंगे राजकीय। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इस एफबी लाइव प्रोग्राम को अधिक से अधिक शेयर किया करें, अच्छे से कमेंट किया करें, ऊट पटांग बातों से बचें, लोगों के साथ भाईचारा बरतें और घर घर और जन जन तक इस न्याय के संदेश को पहुंचाएं, ताकि पूरी दुनिया न्यायशील हो सके। और इसी शुभाकांक्षा और शुभकामना के साथ ये कार्यक्रम समाप्त किया जाता है।